नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं योग दर्शन में वर्णित प्राणायामों का वैज्ञानिक विश्लेषण। मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्राणायाम कहे। प्राणायाम की जो परिभाषा है वो ऑथेंटिक आपको योग दर्शन में ही देखने को मिलेगी। अन्य ग्रंथों में कहीं इसका विशेष रूप से वर्णन नहीं मिलता है, जिसमें कहा तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद है प्राणायाम है, यानी कि सामान्य श्वास और प्रश्वास की सामान्य गति में विच्छेद कर देना, उसको रोक करके अपनी सुविधानुसार उसको मॉडिफाई करके अपने प्राण को लेना, छोड़ना, रोकना आदि क्रियाएं जब हम करते हैं वो प्राणायाम कहलाता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा की गई। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी। तो पहले हम 3 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा करते हैं, उसके बाद हम चौथे प्राणायाम की चर्चा भी करेंगे। बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहीं पे आपको शब्द मिलता है तो वो बाह्य प्राणायाम के नाम से भी उसको बोला जा सकता है। तो उसका बाह्य वृत्ति ना कह करके बाह्य प्राणायाम कई बार शब्द यूज किया जाता है। तो बाह्य प्राणायाम का मतलब है श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर ही रोके रखना, वो बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। दूसरा आभ्यंतर वृत्ति, श्वास को अंदर लेकर के अंदर ही रोके रखना, वो क्या है? आभ्यंतर वृत्ति। तो उसको वैसे सामान्य दृष्टि से क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्राणायाम कर रहा हूं, या बाह्य वृत्ति कर रहे हैं तो बाह्य प्राणायाम कर रहा हूं, ऐसा हम बोलते हैं। स्तंभ वृत्ति, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम को तो स्तंभ वृत्ति ही बोलते हैं। उसको कहते हैं कि जहां है एज इट इज उसको होल्ड कर रहे हैं, तो होल्डिंग प्राणायाम भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहा। इसके बाद प्राण की अवस्थाएं जान लेते हैं। प्राण की 3 मुख्य रूप से अवस्थाएं होती हैं, जिसमें रेचक, पूरक और कुंभक प्रयोग होता है। रेचक श्वास को बाहर निकालने को कहते हैं, पूरक श्वास को अंदर लेने को कहते हैं, कुंभक श्वास को अंदर या बाहर कहीं पर भी रोकने को कहते हैं। रिटेंशन जो है, होल्डिंग जो है, वो कुंभक कहलाती है। तो सबसे पहले बात करें रेचक की, यानी कि एक्जेलेशन जो है, श्वास को बाहर निकालना रेचक है, एक्जेलेशन है। पूरक श्वास को अंदर लेना यानी कि इनहेलेशन करना। कुंभक श्वास को अंदर हो या बाहर हो होल्ड कर देते हैं। मान लीजिए अंदर लेकर के अंदर होल्ड कर दिया तो अभ्यंतर वृत्ति कहलाएगा, बाहर छोड़ करके बाहर ही होल्ड कर दिया तो बाह्य वृत्ति कहलाएगा। ये लेकिन कुंभक कहलाएगा क्योंकि हमने वहां पे प्राण को होल्ड कर दिया। सामान्य ले रहे हैं तो पूरक है, सामान्य छोड़ रहे हैं तो रेचक है। तो 3 अवस्थाओं को हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद जो चौथा जो प्राणायाम है उसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी चतुर्थ है। नाम से ही पता चलता है कि चतुर्थ है, यानी कि चौथा है। यानी कि 3 की चर्चा हम पहले कर चुके, अब चौथे की चर्चा हम कर रहे हैं। तो कहा बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी चतुर्थ है। बाह्य क्या है? श्वास को बाहर निकालना। अभ्यंतर क्या है? श्वास को अंदर लेना। विषय क्या होता है? श्वास का अंदर व बाहर जाने के आक्षेपी, विरोध में बल लगाना चतुर्थ है, चौथा प्राणायाम है। विषय समझ लेते हैं। विषय का अर्थ होता है सामान्य श्वास अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, ये उसका विषय है। श्वास का क्या विषय है? अंदर आना, बाहर जाना, ये श्वास का विषय है। और उस विषय में आक्षेप कर देना, आक्षेपी यानी कि विरोध में बल लगाना। तो विषय क्या है? अंदर आना और बाहर जाना, और इसके विरोध में बल लगाना है। तो विरोध में बल कैसे लगेगा? जब हम श्वास को अंदर ले रहे हैं तो बाहर छोड़ने का प्रयास करना, और बाहर जा रहा है तो अंदर लेने का प्रयास करना, ऐसा उसके विरोध में बल लगाना। सामान्य रूप से श्वास अंदर आ रहा है तो उसको ताकत से, फोर्सफुली उसको बलपूर्वक बाहर छोड़ने का प्रयास करना, और श्वास बाहर जा रहा है तो उसे बलपूर्वक अंदर खींचने का प्रयास करना। ये उसमें आक्षेप हो जाता है, उसके विरोध में बल लगता है। तो ये चौथा प्राणायाम कहलाता है। आप कहेंगे ये तो प्राणायाम प्राण के साथ संघर्ष हो जाएगा, क्या ऐसा करना उचित है? इसके विषय में भी हम आगे आएंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं इसके भावार्थ को। जब श्वास अंदर आए तो उसे बलपूर्वक बाहर निकालने का प्रयास करना, और जब बाहर निकले तो उसे बलपूर्वक अंदर लेने का प्रयास करना। इस प्रकार श्वास व प्रश्वास को बाहर रोकने व अंदर रोकने के विषय अर्थात कार्य का त्याग करने वाला यह चौथा प्राणायाम कहलाता है। अब बाह्य वृत्ति प्राणायाम को जानते हैं, इसकी विधि को जानेंगे, इससे की पूर्व तैयारियां जानेंगे, सावधानियां जानेंगे, बाह्यवृत्ति प्राणायाम की विधि जानेंगे, बाह्यवृत्ति प्राणायाम की पुनरावृत्ति कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, बाह्यवृत्ति प्राणायाम के लाभ को जानने का प्रयास करेंगे। तो सभी ध्यानपूर्वक सुने। बाह्यवृत्ति प्राणायाम सबसे पहला प्राणायाम है
महर्षि पतंजलि द्वारा रिकमेंड किया गया। और महर्षि पतंजलि जी ने बाह्य वृत्ति प्राणायाम को ही क्यों रखा, इसके लॉजिक को जानेंगे कि इसके साइंटिफिक लॉजिक को, तभी वैज्ञानिक विश्लेषण होगा। केवल नाम वैज्ञानिक विश्लेषण रखने से व्याख्यान वैज्ञानिक नहीं हो जाता है, उसके वैज्ञानिक पहलू पर चर्चा करनी पड़ती है। तो उसी वैज्ञानिक पहलू पर चर्चा हम करेंगे। बाह्यवृत्ति यानी कि श्वास को बाहर निकाल के बाहर ही रोके रखना है, तो समझ में आ गया। इससे पूर्व की तैयारी क्या होनी चाहिए? बाह्यवृत्ति प्राणायाम से पूर्व की तैयारी है कि आप श्वास के प्रति सजग हों, आप श्वास के प्रति आपका पूरा ग्रेटिट्यूड हो, आभार व्यक्त हो, पूरी श्रद्धा आपकी श्वास के प्रति हो। जो प्राणायाम की प्रक्रिया आप करने जा रहे हैं वो कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। उस प्राण तत्व को अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे बहुत बड़े जलाशय से या नदी से या बड़े तालाब से आपको जल लेना है, और तो उस पर पाइप लगाते हैं हम। तो पाइप लगाते हैं तो पाइप से उस पानी को हम पाइप को पानी से भर देते हैं, और एक सिरा उसका नदी या तालाब में होता है और दूसरा जहाँ पे हमें अपने खेत में चाहिए होता है उसमें हम उसको सिरे को छोड़ देते हैं। तो ज़्यादा जो पानी है वो उस पाइप के माध्यम से आ जाता है। तो ठीक जो ब्रह्मांड में जो हमारा जो प्राण तत्व है उसके साथ हमें अपने प्राण को कनेक्ट करने की विधि क्या है, वो प्राणायाम कहलाती है। तो बाह्य वृत्ति जब हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो पूरा ग्रेटिट्यूड के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ हमें करना चाहिए। और बाह्य वृत्ति प्राणायाम से पूर्व की तैयारी क्या है? आपको दीर्घ श्वसन आना चाहिए, यानी कि आप लंबा गहरा श्वास हो, अपने श्वासों को देखने, परखने, जांचने की, उसकी ऑब्जर्वेशन करने की आपके पास टेक्निक होनी चाहिए। माने आप उसको अच्छे से जान पाओ। आपका जो एक आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, वो एक वातानुकूलित होना चाहिए जिसमें बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रहे या प्राकृतिक वातावरण रहे, वो ठीक है। इन सब चीज़ों को आप देखेंगे और अपना उधर मुंह करके बैठे जहाँ से वायु का संचार हो रहा है। कोशिश करें पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। ये प्राणायाम से पूर्व की तैयारी हो गई। अब सावधानियाँ क्या रखें? विधि बाद में बताएंगे, पहले सावधानियाँ बताएंगे। जो व्यक्ति हार्ट पेशेंट है वो इस बाह्य वृत्ति प्राणायाम को ना करे, और जो व्यक्ति किसी प्रकार के, जैसे उनको एपिलेप्सी के दौरे जिनको आ रहे हैं, वो भी इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें, उनको भी हानि हो सकती है। और जो व्यक्ति किसी प्रकार के भी हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, बीपी जिनका ज़्यादा रहता है, वो भी इस प्राणायाम से बचें। बाकी सभी व्यक्ति इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे से ना करें, कम से कम 15 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, उसके बाद आप करा सकते हैं। ये नहीं कि किसी को भी बहुत सारे प्राणायाम आप करवा दें। सावधानी ये रखने की मिनिमम 3 प्राणायाम आप करें और मैक्सिमम 5 आप करें पहले दिन में, क्योंकि ये एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, इसको पूरे सावधानी के साथ करना है। तो ये सावधानी रखें। खाली पेट होने चाहिए ऑब्वियसली, इसमें तो कोई बोलने वाली बात है नहीं। और आप अच्छी जगह पे हों, वातावरण अच्छा हो, खुली धूप हो, या आपका हवा का संचरण खूब अच्छे से आ रहा हो, और प्रदूषण ना हो, और कोई चलती हुई वस्तु में बैठ करके आप ना करें, जैसे बहुत सारे लोग बस में, ट्रेन में, प्लेन में करते रहते हैं। उस तरह से इसकी जो गरिमा है उसको गिराने का प्रयास न करें। इसको आराम से बैठ करके ही करें, पूरे डेडिकेशन के साथ करें। तो सावधानियाँ हो गई। अब बाह्य वृत्ति प्राणायाम की विधि को जान लेते हैं। और इसी को पहले क्यों कहा? बाह्य वृत्ति में श्वास को बाहर निकाल करके, छोड़ करके बाहर ही निकालते हैं, रोके रखते हैं। अब ये प्रक्रिया हमने नासिका के माध्यम से करनी है। कुछ लोग मुंह से भी करवाते हैं कि पूरा खाली हो जाएगा। काइंड और इन्फॉर्मेशन, पूरा श्वास कभी भी नहीं निकलता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने पूरा श्वास बाहर निकाल दिया, हमेशा 1 से 1.5 लीटर वायु आपके बॉडी में होती ही है, वो बाहर नहीं निकल सकती, वो मरने के बाद ही निकलती है। तो आप चाहे श्वास मुंह से निकालो, पेट से निकालो, आंखों से निकालो, नासिका से निकालो, अनेक लोगों की अपने अपने तर्क हैं इसके पीछे। वो मैं तर्कों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सामान्य श्वास को पहले भरना है, फिर श्वास को बाहर छोड़ना है, और फिर बाहर ही रोके रखना है। अब इससे होगा क्या? आप कहेंगे कि बॉडी का जो सिस्टम है वो तो ऑक्सीजन पे चलता है, प्राण पे चलता है। अब जब उसको प्राण नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, माने गाड़ी को पेट्रोल नहीं मिले, तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो उसके लिए एक आपने एक टर्म देखा होगा, जिन्होंने खेतों में काम किया उस अच्छी तरह से जानते हो। मान लीजिए मेरे खेत में मैं पानी दे रहा हूँ और नहर से वो पानी आ रहा है,
तो ऑब्वियसली दूसरे किसान का भी नंबर आएगा कि मेरा है। तो जैसे मैंने बहुत बार हम जाते थे तो हमने दिया कि 12 बजे हमें पानी मिलेगा और 1 घंटे के लिए मिलेगा। तो 12 बजे हमने जिसको पहले पानी जिसके खेत में चल रहा था उनके खेत से हमने अपने पानी को उनको बंद किया और अपने खेत में हमने शुरू कर दिया। तो मेरे खेत में 1 घंटा पानी चला, 1 बजे मेरे पानी का टाइम खत्म हो जाता है और मुझे पता चला कि मेरे से 10 एकड़ पीछे किसी का नंबर है और वो उसको पानी मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो पीछे है, तो वो पीछे वाला क्या करेगा, 1 बजते ही वो मेरे जो पानी का जो प्रवाह था उसको बंद कर देगा और अपने खेत में पानी के प्रवाह को शुरू कर देगा। तो नियम के अनुसार 1 बजे मेरा पानी का टाइम खत्म हो गया, तो 1 बजे मेरे खेत को पानी मिलना बंद हो गया। लेकिन 1 बजे मुझे मेरे खेत को पानी मिलना बंद हुआ उस 10 एकड़ पीछे से। तो जो पानी का फ्लो था वो बहुत ज़्यादा था। अब वो उन्हें बंद करके अपने खेत में प्रवाह शुरू कर दिया, तो वो जो बचा हुआ जो फ्लो है, जो 10 एकड़ में जो पानी बचा हुआ है मेरे खेत और उस पानी के जहाँ पे पानी को दूसरी जगह दिया गया है उसके बीच में 10 एकड़ की जगह है। उस 10 एकड़ में हजारों लीटर पानी है, वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली वो मेरे खेत में ही जाएगा, लेकिन उसका क्वांटिटी उतना नहीं होगा जितनी 1 घंटे में जिसका फ्लो था। वो धीरे धीरे करके मेरे खेत में आता रहेगा और जितना आता रहेगा जो पानी की जो नाली होती है वो बिल्कुल खाली हो जाएगी और मेरा खेत भर जाएगा। तो जो बचा हुआ है, तो ऐसे ही मान लीजिए गाड़ी में पेट्रोल है और गाड़ी को आपने भगा करके बंद कर दिया, पूरी स्पीड से 100 की स्पीड से गाड़ी चली हुई है और आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। तो क्या गाड़ी का पेट्रोल खत्म होते गाड़ी वहीं बंद हो जाती है क्या? नहीं, वो गाड़ी 1, 2, 3, 4 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि उसका जो स्पीड है, उसका जो फ्लो बना आ रहा था, उस फ्लो को आप एकदम से नहीं रोक सकते, जैसे पानी के फ्लो को नहीं रोका जा सकता। तो 10 एकड़ का पानी जो मेरे खेत में गया धीरे धीरे, वो मेरे खेत में पानी के प्रवाह को निरंतर बनाए रखा। जो गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने के बाद गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी की गति से गाड़ी चल रही है। ठीक इसी प्रकार जो बॉडी में ऑलरेडी जो प्राण बचा हुआ है, जो बिल्कुल कभी नहीं निकलता, वो प्राण आपकी बॉडी को चला के रखता है। तो इसलिए ये समझना भूल है कि हमारा हार्ट कैसे काम करेगा, हमारा लीवर कैसे काम करेगा, हमारे लंग्स कैसे काम करेंगे, उनमें ऑलरेडी वो वायु होती है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, इसके पीछे लॉजिक जो है, आपने देखा होगा कि एयर बबल बनते हैं बॉडी में, यानी कि गैस इकट्ठी हुई और उसने गांठ बन गई या हल्का गुब्बारा बन गई, गांठ बन गई, और वो फिर कई बार दर्द का कारण बनती है। कहीं बॉडी में पेन होता है, गांठें बनती हैं, वो वायु का प्रवाह सही नहीं होने से वो एक जगह पे रुक जाता है। मान लीजिए पानी एक जगह पे रुक गया, उसमें फ्लो नहीं हो रहा पीछे से, तो पानी सड़ना शुरू हो जाएगा, उसमें बदबू आना शुरू हो जाएगी, उसमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार कोई नस नाड़ी में हमारी प्राणवायु रुक गई या गलत दिशा में प्रवाहित हो गई और बाकी वायु वहां पे नहीं आ रही, बाकी ऑक्सीजन वहां नहीं जा रही, तो वो क्या करेगी? अवसाद का कारण बनेगी, वो बीमारी का कारण बनेगी, वो बैक्टीरिया पनपेगा, उसमें गांठ पैदा होगी, उसमें दर्द होगा, उसमें कुछ भी वायरस हो सकता है और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में उस गांठों का क्या करें, उन एयर बबल्स का क्या करें? ऐसे तो कोई साइंस है नहीं कि बॉडी को स्कैन किया, जहां जहां एयर बबल है उसको प्रेस किया और वो फूट गई, ऐसा तो कुछ टेक्निक है नहीं। तो वो हमें अनेक प्रकार के दर्द तकलीफ देती है। लेकिन जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं, तो बाह्य प्राणायाम के करते हुए वो क्या होता है कि बाहर से ऑक्सीजन तो आ नहीं रही, अब बॉडी को तो नीड है, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी अंदर ढूंढेगी, अंदर एयर कहाँ है। जो गांठें बनी हुई थी, जो पानी, जो वायु का प्रवाह जो रुका हुआ था, उससे बॉडी उससे खींचना शुरू करेगी। तो वो उस जो हमारी जो गांठें हैं वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगी, जो एयर बबल बने थे वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे और बॉडी उनको अपने काम में ले लेगी। ठीक उसी प्रकार जब हम भूखे होते हैं तो हमारी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन लंबे समय तक आप भूखे रहें, कई दिनों तक आप भोजन ना करें, तो क्या होगा? बॉडी अपने ही फैट को खाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको तो फैट चाहिए और बॉडी में फैट है। तो इसी प्रकार बाहर से आप वायु नहीं दे रहे तो अंदर में जो बची हुई थी, भले ही वो गंदी थी, मान लीजिए आप कहीं वीरान जगह पे फंसे हुए हैं और वहां गड्ढे में खराब पानी आपको मिल गया और आपको बहुत प्यास लगी, क्या करेंगे? मरने से अच्छा तो उसको पानी को पिएंगे आप,
ताकि प्यास तो बुझे। उससे गंदे पानी से, जो दूषित पानी से नुकसान होना वो बाद की बात है। अगर बिल्कुल नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन होकर मर जाएंगे। तो ऐसे में जैसा भी गंदा पानी मिलता है हम पी लेते हैं, लेकिन वो पानी सड़ा हुआ है। लेकिन उस सड़े हुए पानी को अंदर बॉडी डिजोल्व कर देती है, यानी कि गांठ को पिघला देती है, उस एयर बबल को खत्म कर देती है। वो एयर पॉकेट आपकी खत्म हो जाती है। एयर पॉकेट के खत्म होने से क्या होगा? एयर पॉकेट के खत्म होने से आपके अंदर जो दर्द हो रहा था, गांठ बनी हुई थी, या उसमें बैक्टीरिया हो रहा था, या उसमें किसी न किसी कारण गांठ बन के दर्द का कारण बन रही थी, और गांठ और जाकर के और भी भयानक रूप ले सकती थी, उस रोगों की होने की संभावना समाप्त हो गई। दूसरा, हमने छोड़ने का भाव आ गया। हम तो अंदर लेते हैं, बाह्य प्राणायाम में क्या किया? बाहर छोड़ करके बाहर ही रोके रखा। माने त्याग का भाव हमने सीखा सबसे पहले, क्योंकि इस प्राण को एक न एक दिन छोड़ना है। तो हम अभी से छोड़ने की उसको आदत बना रहे हैं, त्याग की आदत बना रहे हैं, वैराग्य की आदत बना रहे हैं। एयर पॉकेट्स को डिजोल्व कर रहे हैं। जो गांठें बन रही हैं, जो एयर बबल्स बन रहे हैं, उनको जो बने हुए हैं ऑलरेडी हमारी गलती की वजह से बने हुए हैं, या हमारा जो प्रवाह सही नहीं था उसकी वजह से जो बने हुए हैं, उस एयर बबल्स को डिजोल्व कर रहे हैं, उस एयर पॉकेट्स को डिजोल्व कर रहे हैं। वो एयर पॉकेट डिजोल्व होने से एक तो बॉडी के अंदर जो कमी थी वो दूर हो गई अपने आप ही, और जो आपका जो गलत प्रवाह के कारण जो वायु रुकी हुई थी वो समाप्त हो गई। तो आपका जो चैनल था वो क्लियर हो गया। और उसके बाद जब आप जैसे एकदम से प्राण को अंदर लेते हैं, बाह्य वृत्ति में कहा जब तक श्वास को बाहर रोके रख सकते हैं, आसानी से रोके रखिए, उसके बाद उसको अंदर लेना है। और जब उसको अंदर लेते हैं तो क्या होगा? एकदम से वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम क्रिएट होगा, और स्पीड से जब मैं श्वास को लूंगा तो क्या होगा? पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, यानी कि श्वसन तंत्र। मेरी जो स्पीड से मैं जो श्वास लूंगा नासिका के माध्यम से, वो मेरे फेफड़ों में जाएगी, पूरी तरह से खुलेंगे, और फिर वो पूरी तरह से जितनी स्पीड से फेफड़ों में जाएगी उतनी स्पीड से बॉडी के बाकी अंगों में जाएगी। जैसे ही एयर अंदर जाती है, ऑक्सीजन जाती है, उसके साथ साथ प्यूरिफाई जो ब्लड है वो उसके साथ सप्लाई होता है। तो जहां आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्लड की सप्लाई पर्टिकुलर है, वो बॉडी का अंग काम करेगा। और जहाँ पे ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, वो अंग आपका डैमेज होना शुरू होता है, वहाँ पे आपका ब्लॉकेज लगना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होगा? जब बाहर छोड़ करके एकदम से हम अंदर लेते हैं तो ऑलरेडी जो ब्लॉकेज पहले से लगा हुआ है, ब्रेन की कोई नस में लगा हुआ है, हार्ट की कोई ब्लॉकेज हुई है, या कोई होने वाली है, या थोड़ी ब्लॉकेज है, या पैरों में कोई ब्लॉकेज शुरू हो गई है, तो वो जो ऑक्सीजन का प्रवाह एकदम से छाती में आया, लंग्स में आया, वो उसको उतनी स्पीड से आगे फैलाएगा। तो ब्लॉकेज को तोड़ने का उपाय क्या है? हजारों नस नाड़ियां हैं, कहाँ ब्लॉक है पता लगाना मुश्किल है। पता लग जाए तो उसको क्या करेंगे? जैसे हार्ट में ब्लॉकेज है तो क्या करते हैं? स्टंट डाल देते हैं, उसको नस को खोलने का प्रयास करते हैं ताकि स्टंट डल जाए तो वो प्रवाह वहां से ठीक रहे। ये तो बाहरी कारण हो गया। कितने लोग स्टंट डलवाएंगे? कितने लोगों को पता चलेगा? डिटेक्ट कितने लोगों का हो सकता है? इसलिए यहाँ कहा गया कि जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो ब्लॉकेज लगने ही नहीं देता, लगा हुआ है उस ब्लॉकेज को तोड़ देगा। माने पहले किसी को ब्लॉकेज है और हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो 15 से 20 सेकंड ही बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करे, ताकि उसके हार्ट पे प्रेशर ना पड़े और ब्लॉकेज को भी तोड़ने का काम करे। एक ब्लॉकेज है, उसको तोड़ने का क्या उपाय है? या तो पीछे से एयर का प्रेशर कर दे, कुछ गंदगी कुछ पाइप में फंस गया है तो पीछे से हम क्या करते हैं, या तो एयर का प्रेशर या पानी का प्रेशर छोड़ देते हैं, तो वो जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही नसों में कोई ब्लॉकेज जमा है, यानी कोई हमारे पदार्थ जम गया है और वहाँ से आगे ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा पा रही, ब्लड नहीं जा पाएगा ठीक से, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं जा रही तो ब्लड कैसे जाएगा? तो जब ऑक्सीजन नहीं जा रही, ऑक्सीजन को जाने का रास्ता कौन देगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो नस ब्लॉक हो रखी है, तो वो जब बार बार वो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज पे प्रहार होगा। मान लीजिए एक सामान्य दीवार के ऊपर आप रोज हथौड़े से वार करें या हल्का हल्का वार करें, तो क्या होगा? 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में वो जो दीवार है वो टूटना शुरू हो जाएगी। कितनी मजबूत हो, वो टूटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डेली उसके ऊपर वार हो रहे हैं। और डेली आप बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करके ऐसा काम करते हैं तो वो आपकी जो ब्लॉकेज हुई थी वो टूटना शुरू होती है। वो चाहे पैरों की ब्लॉकेज हो, हाथ की ब्लॉकेज हो, गर्दन की ब्लॉकेज हो, हार्ट की ब्लॉक हो, या फिर ब्रेन की ब्लॉकेज हो, सारी ब्लॉकेज आपकी टूट जाती है। तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको श्रद्धा से करना चाहिए, इसलिए इसको ग्रेटिट्यूड पे करके करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड पे आपकी योग के प्रति भी, महर्षि पतंजलि के प्रति भी पूरी कृतज्ञता के साथ आप करें। इसलिए कोई हल्का प्राणायाम नहीं है। आप बैठे और सामान्य रूप से शुरू कर दिया, इसकी गुणवत्ता को समझने का प्रयास करें, इसके प्रवाह को समझने का प्रयास करें।
तो जब हम बाह्य वृत्ति प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी में वो ब्लॉकेज नहीं लगता, कि वो मैं बेनिफिट में उसकी चर्चा करूंगा। तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम की विधि, उसके लिए सबसे पहले श्वास को भीतर भरेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे और फिर बाहर ही छोड़ करके बाहर ही रोके रखेंगे। और जब आपको लगे कि बॉडी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, मुझे प्राण की आवश्यकता है, मैं ब्रीथलेसनेस फील कर रहा हूं या कर रही हूं, तो प्राण को एकदम से भरना है। वो जो प्राण एकदम से आप भरेंगे वो आपकी प्रत्येक नस नाड़ी को खोलने का प्रयास करेगा, वो आपके परिवहन तंत्र को मजबूत करेगा। और देखिए, ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई जहाँ पर्टिकुलर होती है, वो चाहे फिर मस्कुलर सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, मस्कुलर सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, सारे के सारे सिस्टमों पे उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो, आपका श्वास अच्छे से आ रहा हो, फिर आपका परिवहन तंत्र यानी कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जो श्वास अच्छा आया, जो ऑक्सीजन आई, वो पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई हुई, साथ के साथ ब्लड की सप्लाई हुई। ये दो चीज़ें आपको स्वस्थ रखने में बहुत मदद करती हैं। बाकी की जितने भी 7 सिस्टम हमारे हैं, वो चाहे मस्कुलर हो, इंडोक्राइन हो, रिप्रोडक्टिव हो, स्केलेटल हो, नर्वस हो, ये सारे के सारे सिस्टम आपके इन्हीं 2 सिस्टमों के ऊपर आधारित होते हैं। तो इन 2 सिस्टम को आपने मजबूत कर दिया, और उनको मजबूत किया जाता है प्राणायाम के माध्यम से। तो बाह्य वृत्ति, इनहेल, एक्सेल, होल्ड, और जब आपको लगे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उसको एकदम से भरना, ये एक प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम की विधि है। मैं एक प्राणायाम करके दिखाता हूँ आपको। सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार करें, यानी कि मैंने 1 मिनट किया, किसी का 30 सेकंड हो रहा है, किसी से 20 सेकंड होगा, किसी से 10 सेकंड होगा। सबकी अपनी एज पर नीड एंड कैपेसिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो जिसकी जितनी क्षमता है उतना करें, उसके ज़्यादा प्रेशराइज ना करें अपने बॉडी को। मान लीजिए मैं 30 सेकंड तक श्वास को रोक सकता हूं, तो मुझे 25 सेकंड ही रोकना चाहिए। 5 सेकंड का मुझे मार्जिन रखना चाहिए। मैं 50 सेकंड रोक सकता हूं तो 45 सेकंड मुझे रोकना चाहिए। 1 मिनट रोक सकता हूं तो मुझे 55 सेकंड ही रोकना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे ये कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो पहला मैं प्राणायाम करके दिखाता हूँ। इसके लिए कमर गर्दन सीधी हो, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, आप कोई भी आप आसन लगा सकते हैं। जो व्यक्ति आसन नहीं लगा सकता वो चेयर पे बैठ के भी कर सकता है। चेयर पे बैठ के वही व्यक्ति करे जो उसको आसन लगाने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऑपरेशन हो रखा है या कोई और प्रॉब्लम है, जो सीधा मतलब फोल्ड करके पैरों को नहीं बैठ सकता, ऐसा व्यक्ति चेयर पे बैठ के भी कर सकता है। चूंकि मैं भी चेयर पे बैठा हूँ तो मैं भी इसको आसानी से करके दिखा सकता हूँ। पूरा ग्रेटिट्यूड पे करते हुए, और यदि हो सके तो प्राणायाम के मंत्र को भी आप बोले, दोनों हाथ जोड़ करके। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये प्राणायाम मंत्र है। अब इसके बाद श्वास को धीरे धीरे अंदर भरें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अब मैंने जिस प्रकार से प्राण को लिया, प्राण को बाहर छोड़ा और उसको बाहर ही छोड़े रखा, जब मुझे लगा कि अनकंफर्टेबल हो रहा है तो मैंने उस प्राण को अंदर भरा। ये हमने बाह्य प्राणायाम की एक विधि की, एक टेक्निक की। ऐसा मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 स्टार्टिंग में आप करें। अब बात आती कि बाह्यवृत्ति प्राणायाम की पुनरावृत्ति कब करें, कितनी पुनरावृत्ति होनी चाहिए, कितने अभ्यास करने चाहिए। तो मैंने बताया 3 से 5 अभ्यास आप करें। और पुनरावृत्ति का समय क्या होना चाहिए ये भी निर्धारित करना है। तो बहुत लोग करते हैं कि बाह्य प्राणायाम किया, एक करते दूसरा करते हैं, दूसरे बाद तीसरा, ऐसे चौथा पांचवा कंटिन्यूसली करते हैं। बैक टू बैक नहीं करना है। बाह्यवृत्ति प्राणायाम को आप एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि पहले श्वास भरा, फिर श्वास छोड़ा, फिर श्वास होल्ड करके रखा और फिर श्वास को भरा। इस सारे प्रोसेस में जितना समय लगा, मान लीजिए मैंने 5 सेकंड तक श्वास को भरा, 5 सेकंड तक मैंने श्वास को छोड़ा, 10 सेकंड हो गए, 30 सेकंड मैंने श्वास को बाहर रोक के रखा, तो 30 और 10 40 सेकंड हो गए। फिर 5 सेकंड में मैंने श्वास को भरा, 45 सेकंड हो गए।
तो अगले 45 से 50 सेकंड मुझे दूसरा प्राणायाम नहीं करना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर बैक टू बैक करेंगे तो आपकी प्राणायाम की प्रक्रिया प्रभावित होगी, अच्छे से आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 45 से 50 सेकंड आपके एक उसमें लगे तो आप 1 मिनट का मार्जिन लेकर के चले। दूसरा प्राणायाम आपका दूसरी मिनट में शुरू होना चाहिए, यानी 1 मिनट के बाद, तो 1 मिनट 45 सेकंड के बाद ही दूसरा प्राणायाम आप शुरू करें। 45 सेकंड उसमें लगे और 1 मिनट उसका रेस्ट किया, तब उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ऐसे 3 से 5 पुनरावृत्ति आप एक दिन में करें शुरुआत में। और बाह्यवृत्ति प्राणायाम के लाभ, कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगा बॉडी में, भूख ज्यादा लगेगी, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, मोटापा जिंदगी में नहीं होगा, वात पित्त कफ को संतुलित करता है, आपके 9 के 9 सिस्टम, बॉडी के 9 सिस्टमों को दुरुस्त करता है। कभी भी आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाह्यवृत्ति प्राणायाम तो एक देवतुल्य प्राणायाम कहा गया है, इसीलिए महर्षि पतंजलि ने पहली बार इसको कहा। तो इसके जितने गुणों का बखान किया जाए उतना ही कम है। सारे ब्लॉकेज को तोड़ता है, आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को, सारे सिस्टम को एक्टिवेट करता है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी को करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, चक्रों को जागृत करने का प्रयास करता है। और साथ ही ध्यान के लिए अति आवश्यक प्राणायाम कहा गया है। जो व्यक्ति बाह्यवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करता और कहता कि मैं ध्यान करता हूँ, या तो उसका ध्यान होता ही नहीं या वो झूठ बोल रहा है। तो बाह्यवृत्ति प्राणायाम के बिना ध्यान संभव नहीं है। तो ध्यान का आधार भी बाह्यवृत्ति प्राणायाम है। तो इस व्याख्यान में हमने जाना कि बाह्यवृत्ति प्राणायाम क्या है, और पूरे व्याख्यान में हमने बाह्यवृत्ति की ही चर्चा की है, उसकी पूर्व तैयारी की, सावधानियाँ, विधि क्या है, उनकी पुनरावृत्ति कब करें, कितनी पुनरावृत्ति करें, कितने समय के बाद करें, और बाह्यवृत्ति प्राणायाम के लाभ तो अनेकों लाभ हैं, जितने लाभ मैं कहूँ उतने ही कम है। तो आशा करता हूँ कि बाह्यवृत्ति प्राणायाम की जो विधि बताई गई है उसको पूरी शिद्दत से, उसको पूरी दृढ़ता से, उसको पूरी श्रद्धा भाव से, उसको पूरे समर्पण भाव से आप करेंगे और उन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए करेंगे और अपने इस लाभ को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही। आगामी जो योग दर्शन के जो प्राणायाम है उनकी चर्चा भी हम आगे आने वाले व्याख्यानों में करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए CEC के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।